वर्ल्ड पार्किंसंस रोग दिवस के मौके पर हरियाणा न्यूज ने फरीदाबाद के मोरिंगो एशिया हॉस्पिटल में डॉक्टर तरुण शर्मा और डॉक्टर सचिन गोयल से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने विस्तार से वर्ल्ड पार्किंसंस बीमारी के लक्षण और बचाव के बारे में उपाय बताए हैं। क्या कुछ उपाय इसके हो सकते हैं, सुनिए। वेरी गुड। कई बार हम देखते हैं कि जो कुछ लोग हैं उनमें कोई इस तरीके की बीमारी हो जाती है, वो अपने आप हिलना शुरू हो जाते हैं या उनके बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं और कई अन्य तरह के लक्षण भी उनमें आ जाते हैं। आखिर ये कौन सी बीमारी है? लेकिन कई बार इसी चक्कर में लोग अपने जो पेशेंट है या मरीज है जिसको बीमारी होती है उसको जो झाड़ फूक वाले हैं उनके पास भी ले जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक बीमारी है और उसका इलाज भी संभव है। इसको लेकर हमारे साथ मोरिंगो एशिया हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, इनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं डॉक्टर तरुण शर्मा हूं, जो निदेशक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी यूनिट मोरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद में कार्यरत हूं। तो आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज। आज 11 अप्रैल वर्ल्ड पार्किंसंस डे भी है। तो पार्किंसंस डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसको लेके कई सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं आम जन में। तो इस बीमारी के क्या लक्षण हैं, कैसे इनको अर्ली स्टेज में पहचानना है और क्या इलाज की पद्धतियां अभी करंटली अवेलेबल हैं, क्या लेटेस्ट है इसमें, तो इस पे चर्चा करेंगे। जी। किस तरीके से देखते हैं डॉक्टर साहब? कई बार लोग सोचते हैं कि ये हिलना शुरू हो गया, इसमें तो भूत आ गए हैं, इसको कहीं झाड़ फूक वाले के पास ले जाते हैं बजाय डॉक्टरों को दिखाने के। किस तरीके के लक्षण इसके होते हैं? पार्किंसंस डिजीज जो है ये एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो ब्रेन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, डीप सर्किट होते हैं, डीप न्यूक्लियाई कहते हैं, उनके डिजेनरेशन के कारण से बॉडी में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। शुरुआती तौर पे कंपन शुरू होता है, फिर वो लक्षण धीरे धीरे जब और बढ़ते हैं तो पेशेंट शांत होता जाता है, उसकी इंटरेक्शन कम होती है, बोलना, सोचना, समझना ये शक्ति भी कम होती जाती है और धीरे धीरे वो एक बुत की तरह से एडवांस स्टेज में पार्किंसन की बुत की तरह से बैठा रहता है। और उसके लिए डेली एक्टिविटी करना, कपड़े पहनना, अपनी बॉडी की सेल्फ केयर करना, खाना खाना, ये सब भी दूभर हो जाता है, वो डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये क्यों होता है ये समझना जरूरी है। हमारे ब्रेन के अंदर सेल्स होती हैं जो शरीर के सारे अंगों को कंट्रोल करती हैं, वहां से सिग्नल जाते हैं जिन्हें डीप न्यूक्लियाई कहते हैं। ये डीप न्यूक्लियाई में डिजनरेशन शुरू होती है, तो उसके कारण से ये लक्षण जो मैंने अभी आपको बताए ये दिखना शुरू शुरू होते हैं शरीर में। तो पार्किंसनिज्म दो तरह से है, एक जेनेटिक है जो कि आनुवंशिक बीमारी है, एक एक्वायर्ड फैक्टर्स हैं जिनके कारण से बीमारी होती है। तो ये एक्वायर्ड फैक्टर्स क्या हैं? जो हमारी स्टडीज हैं वो ये कहती हैं पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं इस बीमारी के लिए, ब्रेन की डिजनरेशन को फास्ट करते हैं जिससे पार्किंसनिज्म डिजीज बढ़ती है। प्रिजर्वेटिव्स यानी फास्ट फूड या जंक फूड, इनका यूज एक इसके साथ डायरेक्ट कोरिलेशन मिला है। फिर फैक्टर्स हैं जैसे खराब जीवन शैली, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल, स्मोकिंग, एक्सरसाइज न करना, मोटापा, डायबिटीज, ये सब फैक्टर्स हैं जो इस बीमारी के लक्षणों को तेजी से बढ़ाते हैं। तो इनको भी कंट्रोल करना जरूरी है। शुरुआती तौर पे जो लक्षण है मैंने आपको बताया, कंपन, फिर धीरे धीरे स्लोनेस, चलना फिरना भी दूभर हो जाता है और फिर सोचने समझने बोलने की शक्ति कम होती जाती है। तो ये डॉक्टर साहब, स्लोनेस की बात कर रहे हैं, स्लोनेस पे किस तरीके से होता है कि मान लो हमने उसको कुछ बोला, वो सुनेगा नहीं सुनेगा, या देर में सुनेगा या देर में समझेगा, ऐसा कुछ? ये इनअप्रोप्रिएट रिएक्शन रहेगी। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो हमने इस चीज को सुना, ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह से है, तो जो आपने मेरे से पूछा उसको कान से सुना, वो ब्रेन में गया, प्रोसेस हुआ और उसका जवाब दिया मैंने। ये प्रोसेस स्लो हो जाती है क्योंकि ब्रेन के जो सीपीयू, जो ब्रेन जो सीपीयू की तरह से काम कर रहा है उसमें प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। तो पेशेंट कई दफे सुनेगा, समझ रहा है लेकिन बोल नहीं पाएगा, स्पीच के सिम्टम्स पहले होते हैं। फिर एडवांस स्टेज में वो सोचना समझना भी अफेक्ट होता जाता है, तो वो शांति बैठा रहेगा, एक एक्सप्रेशन लेस फेस रहेगा जिसे मास्क लाइक फेसेस कहते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको कई दफे रूरल पॉपुलेशन में ऊपरी हवा या मतलब कोई दैवी विपदा इस तरह से मान के फिर उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स एडवांस स्टेज में देखने के लिए मिलते हैं जो आपने स्लोनेस के बारे में मेरे से पूछा। अर्ली स्टेज में कंपन और चलने में दिक्कत,
लड़खड़ाना, ये सब सिम्टम्स रहते लाइलाज बीमारी नहीं है, हैं। नहीं, ठीक हो सकती है, बिल्कुल किस नहीं। तरीके से? तो चूंकि आपने बात की इसके इलाज के संबंध में, सबसे पहले इसको सही समय पे आइडेंटिफाई करना जरूरी है। किसी भी बीमारी में ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर हम सही समय पे अर्ली स्टेज में उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और मेडिकल हेल्प लेते हैं तो उसका इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है। तो ये वर्ल्ड पार्किंसन डे जो है, इसकी थीम भी यही है कि जनरल पब्लिक में अवेयरनेस फैले और क्या क्या इलाज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके बारे में पेशेंट्स को बताया जा सके। तो अर्ली स्टेज में मेडिकल मैनेजमेंट से इसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कुछ दवाइयां हैं जिससे पेशेंट के कम्युनिकेशन और कंपन को बेहतर किया जा सकता है। फिर जो यंग पेशेंट हैं या जिनमें दवाइयों से लाभ नहीं मिल रहा है, उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो जिसे डीबीएस सर्जरी या ब्रेन में चिप लगाने के बारे में कहते हैं, वो सर्जरी भी अभी रिसेंटली पिछले 10 साल से अवेलेबल है। मोरिंगो अस्पताल की बात करें तो क्या ऐसा कोई मरीज डॉक्टर साहब अभी यहाँ ठीक किया गया है रिसेंटली, या ऐसे किसी मरीज का इलाज भी हुआ है? हाँ, मरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स में हम लोग ये सर्जरी करते हैं जिसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी कहते हैं। इसमें एक पतली लीड होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक लीड होती है, उसको ब्रेन के अंदर जो डीप न्यूक्लियस होते हैं जिनका डिजनरेशन हो चुका होता है, उनके अंदर ये लीड जो है कंप्यूटर के माध्यम से लगा दी जाती है। आम बोलचाल की भाषा में इसको ब्रेन में चिप लगाना बोलते हैं। तो ये लीड ब्रेन के उन डीप न्यूक्लियस में लगा दी जाती है जिसके अंदर एक पल्स जनरेटर होता है जो पल्स एक करंट जनरेट करता रहता है, और इसकी वजह से जो है जो ब्रेन के डीप न्यूक्लियस है उनके अंदर उसका रिस्पॉन्स आता रहता है। तो इस तरह की सर्जरी हमारे एशिया हॉस्पिटल में अवेलेबल है और ये हम रूटीनली करते हैं। और इसके बाद पेशेंट आराम से चल भी पाता है, उसके कंपन भी समाप्त हो जाते हैं और उसको अपनी डेली एक्टिविटी करने में कोई परेशानी आमतौर पर नहीं होती। डॉक्टर साहब फिलहाल की बात करें तो यहाँ कौन मरीज आया था जिसको ठीक किया आपने, अभी जो ठीक होके गया हो, और किस तरीके से पता लगा क्या सिम्टम थे उसके अंदर? ये जो पेशेंट हमने सर्जरी की है ये एक इंटरनेशनल पेशेंट था। इसके मेन कंप्लेंट थी ट्रेमर्स होना, दोनों हाथों में इसके कंपन थे और चलने में भी परेशानी थी। सर्जरी के बाद इसके दोनों हाथों के कंपन समाप्त हो गए और पेशेंट की चाल भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गई। तो ये मशीन जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं ये दो तरह की होती है, एक रिचार्जेबल और नॉन रिचार्जेबल। रिचार्जेबल मशीन को हम बाहर से ही रिचार्ज कर सकते हैं तो ये लंबा चलती है, इसकी लाइफ करीब 15 साल के आसपास होती है। और जो नॉन रिचार्जेबल मशीन होती है उसकी लाइफ करीब 5 साल के आसपास होती है। ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, इसको दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते। तो इस पेशेंट में हमने रिचार्जेबल बैटरी लगाई थी, तो पेशेंट का रेस्पॉन्स काफ़ी बेहतर है एंड पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी। तो लाइलाज बीमारी नहीं है डॉक्टर साहब, क्या अपील लोगों से करना चाहेंगे जो लोग कई बार झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं इस तरीके के सिम्टम्स देख के? देखिए, इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट को हैं तो उसको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। फिर डॉक्टर जैसा बताए, यूजुअली हम लोग एक एमआरआई ब्रेन करते हैं, उसके बाद फिर इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन वगैरह के आधार पे ही इसको डायग्नोस किया जाता है। उसके बाद फिर मेडिसिन स्टार्ट की जाती है। अगर दवाइयों से भी ये बीमारी नहीं कंट्रोल हो पाती तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो पहले दवाइयाँ दी जाती हैं, दवाइयों से अगर कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, फिर तो उसके ठीक बाद? है, हाँ, अगर दवाइयों से ये डिजीज़ कंट्रोल हो जाती है तो फिर तो लगता सर्जरी है की। आपको दवाइयों से हो जाती है? बिल्कुल, शुरुआती तौर पे तो दवाइयाँ ही अच्छे से काम करती हैं इस बीमारी में। दवाई का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स होता लेकिन है। जब ज्यादा केस ऊपर चला जाता है तब हाँ, सर्जिकल? कुछ साल लेने के बाद वो दवाई जो है बॉडी को आदत हो जाती है उस दवाइयों की, तो उससे रिस्पॉन्स नहीं आ पाता, तब हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तब सर्जरी करनी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब क्या लोगों से अपील करोगे आप हमारे चैनल के माध्यम से कि इस तरीके के अगर सिम्टम किसी में दिखाई दें तो बजाय झाड़ फूक के पास जाने के बजाय डॉक्टरों की सलाह लें? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पार्किंसंस डिजीज़ लाइलाज नहीं है। शुरुआती तौर के लक्षणों को समझें और उन पे ध्यान देते हुए जो भी आसपास आपके पास मेडिकल हेल्प अवेलेबल है, सबसे पहले वहाँ कांटेक्ट करें। जो भी जांच या डॉक्टरी सलाह वो देते हैं, उसको अपनाएं। और एक अच्छी जीवन शैली का भी, सिर्फ दवाई का ही नहीं, एक अच्छी जीवन शैली, एक्सरसाइज, अल्कोहल को छोड़ें, धूम्रपान से तौबा करें, इन सब चीज़ों का भी उतना ही रोल है जितना दवाइयों का है। तो अवेयरनेस का ये डे है पार्किंसोनिज्म का, 11 अप्रैल। तो इसके लिए, इसके माध्यम से मैं यही कहूँगा, इससे डरें नहीं। इस बीमारी को जल्दी पहचानेंगे, जल्दी इलाज शुरू करेंगे तो पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अच्छा जीवन जीने के लिए बुरी आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा, उनसे तौबा करनी पड़ेगी, तभी आप अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र।